नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक एग्रीकल्चर 11th एग्रीकल्चर की फर्स्ट चैप्टर सस्य विज्ञान के बारे में, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में अपन लोग देखेंगे भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं, महत्व एवं क्षेत्र, इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री, ब्रांचेज, स्कोप एंड देयर इम्पोर्टेंस। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे देश की लगभग 70% आबादी कृषि व कृषि उद्योगों पर निर्भर है। प्राचीन काल से ही भारत कृषि प्रधान देश रहा है। भारत के प्राचीन ग्रंथों यथा वृक्षायुर्वेद, कृषि पाराशर, कृषि सूक्त, अथर्ववेद, ऋग्वेद आदि का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय से ही कृषि भारत में अपना विशिष्ट स्थान रखती थी। खाद्य कृषि संगठन, खाद्य कृषि संगठन FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के कृषि विशेषज्ञ रह चुके डॉक्टर KL मेहरा ने बताया कि सरस्वती नदी के उद्भव का पता लगाने के बाद शोध द्वारा यह प्रमाणित हो गया कि भारत प्राचीन काल से ही एक साथ दो फसलें लेने वाला दुनिया का पहला देश है। इस तरह भारतीय कृषि सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि FAO, ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि FAO की फुल फॉर्म क्या है। FAO की फुल फॉर्म है खाद्य कृषि संगठन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्वेश्चन बनता है कि FAO के कृषि विशेषज्ञ कौन थे। तो FAO के कृषि विशेषज्ञ थे डॉक्टर KL मेहरा। इसके बाद इसके बाद हम यहाँ से देखते हैं कि एक साथ दो फसलें लेने वाला दुनिया का पहला देश। तो एक साथ दो फसलें लेने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? भारत। मनुष्यों की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि द्वारा होती है। मनुष्यों की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि द्वारा होती है, इसलिए मनुष्यों को कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। अभी अपन ने देखा 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। आहार, वस्त्र, आवास, मनुष्यों की तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें तीनों के लिए मनुष्य को कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। आहार, वस्त्र और आवास सहित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि अथवा कृषि आधारित उद्योगों से होती है। प्राचीन समय से ही राज्य व्यवस्था चलाने में कृषि को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। महाभारत के सभा पर्व में ऋषि नारद युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, कृषि को सुधारने हेतु स्थान स्थान पर कुएं, बावड़ी, तालाब इत्यादि खुदवाए जाएं, ताकि आपके राज्य में कृषि वर्षा पर ज्यादा निर्भर न रहे। यानी पुराने समय में महाभारत के टाइम पर ऋषि नारद जो युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, कृषि को सुधारने हेतु स्थान स्थान पर कुएं, बावड़ी, तालाब इत्यादि खुदवाएं, ताकि आपके राज्य में कृषि वर्षा पर ज्यादा निर्भर न रहे। जैसे कुछ एरिया में अभी भी कृषि अपने वर्षा पर निर्भर करती है, जैसे राजस्थान में ज्यादातर, उसी प्रकार पहले भी कृषि वर्षा पर निर्भर करती थी। तो महाभारत के समय पर ऋषि नारद ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, आप कृषि को सुधारने हेतु स्थान स्थान पर कुएं, बावड़ी, तालाब ऐसे इन चीजों का निर्माण करवाओ। यानी कुएं, बावड़ी और तालाब अपने राज्य में खुदवाओ, जिससे क्या होगा कि कृषि वर्षा पर निर्भर नहीं रहेगी। बावड़ी और तालाब होने से, कुएं होने से वर्षा का जल इकट्ठा होगा और जल स्तर बढ़ेगा, और वर्षा का जल जो इकट्ठा होगा उसको अपन यूज कर सकते हैं किसमें? खेती में। जिससे खेती के लिए अपन को वर्षा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वर्षा न होने पर भी अपन उसका यूज कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में अक्षत, अक्षत बोलते हैं चावल को। कनक, कनक बोला जाता है गेहूं को। जौ, तिल, श्रीफल, नारियल, हल्दी, चंदन, ईख, राई, मेथी, सूत, कपास इत्यादि का उल्लेख किया गया है। ये जो पुराने ग्रंथ थे उनमें अपन को अक्षत का,
चावल, कनक का, गेहूं, जौ, तिल, श्रीफल, नारियल, हल्दी, चंदन, ईख, राई, मेथी, सूत, कपास इत्यादि का उल्लेख किया गया है। यानी पुराने टाइम से ही खेती कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसका कृषि का वर्णन अपन को पुराने ग्रंथों में मिल सकता है। इसका अपन कैसे पता लगा सकते हैं कि चावल, गेहूं और इन सब चीजों के उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि भारत में कृषि उपज का अस्तित्व हजारों वर्ष पूर्व भी था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता काल के अवशेषों में कृषि उपज के अवशेष भी प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए जो कृषि और कृषि के उपज के अवशेष थे, यानी जिनसे अपन कृषि करते हैं वो यंत्र प्राप्त हुए। उनके भंडारण वाली भी कुछ वस्तुएं थी जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई थी। इससे भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पुराने समय से ही भारत में कृषि होती आ रही है। निम्न उदाहरणों से प्राचीन समय में उन्नत कृषि ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। ऋग्वेद की ऋचाओं में पर्यावरण, वानिकी और कृषि उपकरण आदि का महत्व दर्शाया गया है। जो अपना एक पुराना वेद है ऋग्वेद, उसकी ऋचाओं में पर्यावरण, वानिकी, कृषि उपकरण आदि का महत्व दर्शाया गया है। उसी प्रकार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता से देसी हल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता से अपन को जो अवशेष प्राप्त हुए थे कृषि से जुड़े हुए, वो कौन कौन से थे? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। जुते हुए हल, वो देसी हल, जुते हुए खेत, अनाज भंडारण, पहिए वाली गाड़ी आदि के अवशेष मिले थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए थे? तो इसमें आ सकता है देसी हल, जुते हुए खेत, अनाज भंडारण, पहिए वाली गाड़ी आदि के अवशेष मिले थे। अथर्ववेद में पादप सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई है। अथर्ववेद ये भी एक पुराना ग्रंथ है जिसमें पादप सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई है। पादप सुरक्षा यानी प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्ट से और जो डिजीज होती हैं उनसे सुरक्षा के लिए जो जानकारी हो सकती है वो पादप सुरक्षा से संबंधित अपन को किसमें मिल सकती है? अथर्ववेद में। यानी पुराने समय के जो ग्रंथ थे अथर्ववेद, ऋग्वेद, इन सभी में कृषि का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार से वराहमिहिर के बृहत संहिता में मृदा वर्गीकरण, सिंचाई प्रणाली, कृषि उपकरण एवं मौसम पूर्वानुमान की जानकारी दी गई है। वराहमिहिर ये भी एक पुराना ग्रंथ है जिसमें वराहमिहिर के बृहत संहिता, और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है काफी बार कि वराहमिहिर के बृहत संहिता में किस चीज की जानकारी मिलती है? तो इसमें वराहमिहिर के बृहत संहिता में मृदा वर्गीकरण, सिंचाई प्रणाली, कृषि उपकरण एवं मौसम पूर्वानुमान की जानकारी दी गई है। अतः प्राचीन भारतीय कृषि में निहित परंपरागत ज्ञान को आधुनिक कृषि विज्ञान की उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ समाहित करके कृषि का समुचित विकास किया जा सकता है। यहाँ पर अपन देखेंगे कि भारतीय कृषि में निहित परंपरागत ज्ञान यानी जो पुराने टाइम से चलती आ रही है उनको अपन परंपरागत बोलते हैं। पुराने समय से जो रीतियां, जो कार्य चले आ रहे हैं उन्हें परंपरागत बोला जाता है। और जो वर्तमान में चल रहे हैं उन्हें बोला जाता है आधुनिक। तो वर्तमान परंपरागत और आधुनिक कृषि विज्ञान की उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ समाहित करके कृषि का समुचित विकास किया जा सकता है। यानी जो परंपरागत तरीके हैं कृषि के, उनके साथ में अपन आधुनिक तरीकों को जोड़ करके और कृषि का समुचित विकास कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कृषि की परिभाषा। कृषि की परिभाषा, कृषि शब्द संस्कृत की कृष धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? कृष धातु से, और जिसका अर्थ है खींचना। संस्कृत की कृष धातु से कृषि शब्द बना है और कृष का अर्थ होता है खींचना, आकर्षित करना, जोतना, प्राप्त करना होता है। कृषि, कृष प्लस इन का अर्थ जुताई, खेती, किसानी। अतः कृषि से तात्पर्य जुताई आदि करके फसल प्राप्त करना है।
यानी जुताई आदि कार्य करके और फसल प्राप्त करना ही कृषि है। एग्रीकल्चर कृषि शब्द लैटिन भाषा के शब्द एगार और एग्री तथा कल्चरा से लिया गया है। अपन ने कल भी बताया था, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है और यह दो वर्ड से मिलकर बना है, एगार या एग्री। ये एक ही है, एगार बोल सकते हैं इसको और एग्री भी बोल सकते हैं, ये दोनों एक ही है, सेम है। तथा दूसरा वर्ड था कल्चरा। इन दोनों से मिलकर एग्रीकल्चर की उत्पत्ति हुई है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति एगार, एग्री तथा कल्चरा से मिलकर हुई है, जिसका अर्थ क्रमशः मृदा व कृषि कर्म करना है। इस प्रकार कृषि विज्ञान एक विस्तृत शब्द है जिसमें फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी आदि के सभी तत्व समाहित होते हैं। इस प्रकार कृषि को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, मनुष्य की वह क्रिया जिसका मुख्य उद्देश्य धरातलीय संसाधनों से खाना, रेशा, ईंधन आदि का उत्पादन है। सामान्यतः जीवन निर्वाह व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन, पशुपालन आदि की कला व विज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं। ये सबसे सिंपल डेफिनेशन है एग्रीकल्चर की। सामान्यतः जीवन निर्वाह व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फसल उत्पादन, पशुपालन आदि की कला व विज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं। परंपरागत कृषि के लिए जहां केवल अनुभव व दक्षता की आवश्यकता है, वहीं आधुनिक कृषि के लिए अनुसंधान, सिद्धांत, तकनीक, क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान, प्रायोगिक अभ्यास सहित कृषि का यंत्रीकरण भी आवश्यक है। जैसे परंपरागत कृषि के लिए केवल अनुभव और दक्षता, यानी मनुष्य को उस चीज का आना जरूरी था कि जैसे खेती करते आ रहे थे परंपरागत तरीके से, पुराने तरीकों से, तो मनुष्य को करते करते अनुभव हो ही जाता है। तो उस चीज की उसमें निपुणता थी और फिर अनुभव भी था। लेकिन उसके अलावा आधुनिक कृषि के लिए अनुसंधान यानी रिसर्च और सिद्धांत, तकनीक, क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ज्ञान, प्रायोगिक अभ्यास यानी बार बार प्रैक्टिकल के द्वारा देखना और कृषि यंत्रीकरण का भी आवश्यक है। यानी आधुनिक कृषि के लिए यंत्रों का होना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारत में कृषि विकास का एक लंबा इतिहास रहा है। डॉक्टर एम एस रंधावा की पुस्तक भारत में कृषि का इतिहास, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर एम एस रंधावा की पुस्तक का नाम बताइए। तो डॉक्टर एम एस रंधावा की पुस्तक थी भारत में कृषि का इतिहास, में भारतीय कृषि का वर्णन प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तक में अपन को भारतीय कृषि का वर्णन मिलता है। सन 1899 से 1900 के बीच काल को देखते हुए इस समस्या के स्थायी समाधान और कृषि के चहुमुखी विकास के लिए सन 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई। भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना 1904 में हुई और भारत में काल आया था 1899 से 1900 में। सन 1905 में बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे कृषि शोध कार्यों के लिए फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई। यहां देखते हैं 1899 से 1900 के टाइम पे एक अकाल आया था, उसके समाधान के लिए 1904 में, अकाल आने के 4 साल बाद 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई। उसके 1 साल बाद 1905 में बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? गंडक नदी के किनारे। और कहां पर? बिहार के दरभंगा जिले में। कब? 1905 में कृषि शोध कार्यों के लिए फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई। कौन सी प्रयोगशाला की? फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई। और जो ये फिप्स प्रयोगशाला थी, यह क्षेत्र पूसा फिप्स ऑफ यूएसए के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूसा स्थित कृषि संस्थान का 1911 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नामकरण किया गया। जो पूसा था, फिप्स ऑफ यूएसए,
उसी का नाम 1911 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च किया गया। सन 1919 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI के नाम से प्रचलित हुआ। इस संस्थान में फसलों और पशुओं के प्रजनन, मृदा विज्ञान, कीट व कवक विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आदि विषयों में अनुसंधान हेतु व्यापक रूपरेखा तैयार की गई। 7 नवंबर 1936 को बिहार में विनाशकारी बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए पूसा इंस्टीट्यूट को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। जो बिहार के दरभंगा जिले के किनारे पूसा संस्थान का निर्माण किया गया था, वो 7 नवंबर 1936 को बिहार में विनाशकारी बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया और उसे पूसा इंस्टीट्यूट को दिल्ली स्थानांतरित किया गया, जिसे आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के नाम से जाना जाता है। 1960 में खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करना देश के लिए एक गहन चुनौती थी। तब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्कालीन महानिदेशक डॉक्टर बीपी पाल पूसा व पूसा संस्थान के निदेशक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने योजनाबद्ध तरीके से कृषि विकास की रूपरेखा तैयार की। सन 1963 में बोने गेहूं के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग ने भारत का भ्रमण किया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि बोने गेहूं के जनक कौन हैं? तो बोने गेहूं के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग और सन 1963 में इन्होंने भारत का भ्रमण किया। अधिक उपज देने वाली गेहूं की किस्में तैयार करने से देश को खाद्य सुरक्षा प्राप्त हुई और देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। कालांतर में देश में 1929 में नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना हुई और इसके तहत स्थापित विभिन्न कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय व अन्य कृषि संस्थानों के माध्यम से सतत कृषि अनुसंधान व प्रसार के फलस्वरूप डॉक्टर स्वामीनाथन एवं डॉक्टर बोरलॉग के सफल प्रयोगों के परिणाम स्वरूप भारत में तेजी से कृषि उपज में आशातीत वृद्धि हुई, जिससे हमारा देश विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन गया। अब बात करते हैं कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। कृषि विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं? सबसे पहले और जिसका सबसे ज्यादा कृषि में इंपॉर्टेंस है वो है सस्य विज्ञान, जिसको बोलते हैं एग्रोनॉमी। ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोस, एग्रोस का मतलब होता है फील्ड अर्थात खेत, तथा नोमोस, नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट अर्थात प्रबंधन से बना है। यह कृषि एक विशेष शाखा है, कृषि की एक विशेष शाखा है जिसका संबंध फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन से है। एग्रोनॉमी का संबंध किससे है? फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन से है। सेकंड ब्रांच आती है उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। बागवानी, फल, सब्जी, पुष्प से संबंधित फसलों एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल, सब्जी, फूल से संबंधित फसलों व कार्यों का अध्ययन किया जाता है। थर्ड आती है पशुपालन एवं पशुधन उत्पादन, एनिमल हस्बेंड्री। पशुओं को पालने का वैज्ञानिक अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत पशुओं को पालने का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। इस शाखा के अंतर्गत मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। मछली पालन, फिशरीज। कृषि विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत मछली पालन एवं उत्पादन से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।
रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन को बोला जाता है सेरीकल्चर। इस शाखा के अंतर्गत रेशम कीट पालन एवं रेशम उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। लाख उत्पादन लैग कल्चर, इस शाखा के अंतर्गत लाख उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। वन विज्ञान फॉरेस्ट्री, इसके अंतर्गत वनों में उगने वाले पौधों के उगाने एवं उनके उपयोग का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फॉरेस्ट्री के अंतर्गत वनों में उगने वाले पौधों और उनके उपयोग का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मशरूम उत्पादन, मशरूम प्रोडक्शन, इस शाखा के अंतर्गत मशरूम उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। कुक्कुट पालन, इस शाखा के अंतर्गत कुक्कुट बोला जाता है मुर्गी को, मुर्गी पालन का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी, कृषि विज्ञान की इस शाखा में कीट से फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पादप रोग विज्ञान प्लांट पैथोलॉजी, पौधे पर लगने वाले विभिन्न रोग, रोग कारक एवं उनके नियंत्रण का विस्तृत अध्ययन प्लांट पैथोलॉजी में किया जाता है। कृषि प्रसार एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, कृषि अनुसंधान से प्राप्त नवीन तकनीकी जानकारी को किसान के खेत तक पहुंचाने का अध्ययन अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से इस शाखा में किया जाता है। कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, कृषि लागत एवं आय की गणना का विस्तृत अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। एग्रीकल्चर की 14 ब्रांचेस कंप्लीट। आगे आता है भारतीय कृषि का महत्व। भारतीय कृषि का महत्व क्या है? भारत जलवायु की विविधता वाला देश है। यहाँ दो अलग अलग भौगोलिक खंडों में वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, वायु वेग का स्तर अलग अलग है। चूंकि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त जलवायु, भूमि, मीठा जल, उन्नत बीज, सस्ते मजदूर की उपलब्धता आवश्यक है। इसलिए भारत विश्व के अनेक देशों की अपेक्षा खेती व कृषि के अन्य कार्यों की दृष्टि से उपयुक्त स्थान माना जाता है। अतः भारतीय कृषि का निम्नलिखित महत्व है। मानसून पर आधारित खेती, भारत में अधिकांश क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर या तो कम है या जल खारा है, जो सभी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। क्योंकि भारत में वर्ष में 6 माह दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवाएं चलती हैं, जिससे भारत के अधिकांश क्षेत्र में जून माह से अक्टूबर माह तक वर्षा होती है। कुछ क्षेत्रों में दिसंबर जनवरी माह में भी वर्षा होती है। अतः भारत के अधिकांश किसान वर्षा आधारित कृषि कार्य करते हैं। भारत के अधिकांश किसान वर्षा आधारित कृषि करते हैं, जो कि रेन फेड कल्टीवेशन कहलाती है। वर्षा पर ही निर्भर होती है ये कृषि। अधिकांश क्षेत्रों में भूमिगत व सतही सिंचाई स्रोत भी मानसून के वर्षा जल से परिपूर्ण होते हैं। अतः वर्षा की अनियमितता या कमी से खेती पर विपरीत असर पड़ता है। फसल की बुआई से लेकर उपज प्राप्ति तक सभी कार्य प्रभावित होते हैं, जबकि अच्छी वर्षा होने पर पैदावार अच्छी हो जाती है। अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत में 70% लोग खेती करते हैं। इससे जहां एक और रोजगार के अवसर मिलते हैं, लेकिन अकाल पड़ने व फसल खराब होने पर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाता है। परंपरागत तकनीक, भारत में किसान परंपरागत खेती करते हैं। किसान को खेती का कार्य विरासत में मिलता है, जिससे अनुभव व कौशल से वह परिपूर्ण होता है, लेकिन नवीन तकनीक का इसे ज्यादा ज्ञान नहीं होता, जिससे उत्पादन बढ़ाने का प्रयास वह नहीं कर पाता है। अब वह कुछ मात्रा में उन्नत तकनीक, बीज, खाद, कृषि यंत्रों का उपयोग करके खेती में सुधार कर रहा है। खाद्यान्न फसलों की अधिकता, भारत के किसान अपनी आवश्यकता को देखकर खेती में फसलों का चयन करते हैं। उसे खाद्यान्न की प्राथमिक आवश्यकता रहती है, इसलिए अधिकांश किसान अनाज वाली फसलें ज्यादा मात्रा में बोता है। दलहन, तिलहन व अन्य रोकड़ फसलें कम बोता है।
किसान को ज्यादातर खाद्यान्न की प्राथमिकता रहती है, यानी खाद्यान्न किसान को सबसे ज्यादा चाहिए होता है। उसके लिए वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खाद्यान्न वाली फसलें, अनाज वाली फसलें ज्यादा बोता है, और दलहन, तिलहन व अन्य रोकड़ फसलें कम बोता है, जिससे उसे रोकड़ आमदनी कम प्राप्त होती है। रोजगार का प्रमुख साधन। भारत में कृषि आधारित उद्योग रोजगार के प्रमुख साधन है। अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर होने से अकाल, बाढ़ या फसल खराब होने पर लोगों का बड़े स्तर पर रोजगार प्रभावित होता है, जिससे किसान व मजदूर कर्जदार हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता कम है, अतः अन्य रोजगार के अवसर वह खोज नहीं पाता है। राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। भारत के 70% लोगों से प्राप्त कृषि उपज के कृषि व्यापार से प्राप्त विभिन्न प्रकार के कर के रूप में सरकार को आय प्राप्त होती है। टैक्स के द्वारा सरकार को आय प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत भी कृषि है। यदि कभी फसल खराब होती है तो राष्ट्रीय आय भी प्रभावित हो जाती है। अब देखते हैं कृषि विज्ञान के क्षेत्र। स्कोप। वैज्ञानिक खेती, सेवा क्षेत्र, कृषि अनुसंधान, कृषि उद्योग और कृषि उपज व्यापार। स्कोप में वैज्ञानिक खेती कैसे है? फसल उत्पादन, वैज्ञानिक तरीके से फसल उत्पादन, फलोत्पादन, वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक खेती करके फलों का उत्पादन, और वैज्ञानिक तरीकों का ही उपयोग करके पशुपालन करना, ये सब आता है वैज्ञानिक खेती के अंतर्गत। आगे आता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में कृषि प्रसार, कृषि उत्पादन कंपनी और कृषि शिक्षण, ये सभी सेवा क्षेत्र में आते हैं। कृषि इस विज्ञान के क्षेत्र में पहला वैज्ञानिक खेती, दूसरा सेवा क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र में कृषि प्रसार, कृषि उत्पादन कंपनी और कृषि शिक्षण, ये सभी सेवा क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद आता है कृषि अनुसंधान, जो रिसर्च है, एग्रीकल्चर रिसर्च। इसमें बीज का उत्पादन, पादप रोग नियंत्रण और कीट नियंत्रण, ये सारे बीज उत्पादन, पादप रोग नियंत्रण, कीट नियंत्रण, ये आते हैं कृषि अनुसंधान में। उसके बाद कृषि उद्योग, जो एग्रीकल्चर के इंडस्ट्रीज हैं उनमें डेयरी उद्योग, गुड़ शक्कर उद्योग, वस्त्र उद्योग, दवा उद्योग, तैयार खाद्य सामग्री उद्योग, तंबाकू उत्पादन उद्योग, और इसी के साथ खाद उर्वरक, वर्मी कल्चर, बीज उत्पादन, पौध नर्सरी, कृषि उपयोगी रसायन, कृषि यंत्र निर्माण, ये सभी आते हैं कृषि उद्योग के अंतर्गत। इसके बाद स्कोप में आता है कृषि उपज व्यापार। कृषि उपज व्यापार में एग्री बिजनेस, एग्री क्लिनिक, कृषि उपज विक्रय, ये सभी आते हैं कृषि उपज व्यापार में। ये थे स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान के क्षेत्र। यहां तक अपन ने देखा था राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। अब बात करते हैं डेयरी उत्पादन के लिए कच्चा माल। डेयरी उत्पादन के लिए कच्चा माल भी खेती से प्राप्त होता है। भारत में अधिकांश किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं, जिससे प्राप्त दूध ही डेयरी उद्योग का आधार है। किसान अपने खेत पर पशुओं के लिए चारा तैयार करता है तथा फसल अवशेष को भी पशु चारे के लिए प्रयोग करता है। खाद्यान्न उपलब्धता। भारत की अधिकांश जनसंख्या वर्तमान में 125 करोड़ है। ये पुराने डाटे के अकॉर्डिंग है 125 करोड़। इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की आवश्यकता होती है।
हमारे यहाँ खेती की उपज द्वारा अधिकांश किसान गेहूं, जौ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार इत्यादि अनाज की पूर्ति देश को कर देता है। हरित क्रांति के द्वारा हमारे देश में खाद्यान्न की उपलब्धता कई गुना बढ़ गई, जिससे खाद्यान्न की उपलब्धता के मामले में देश आत्मनिर्भर हो गया तथा भारत खाद्यान्न का निर्यात भी करता है। वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल। भारत में कपास, जूट का उत्पादन बहुतायत से होता है, अतः वस्त्र उद्योग के लिए भी पर्याप्त कच्चा माल देश के किसान उत्पादित कर देते हैं। हरित क्रांति के बाद से खाद्यान्न उत्पादन में तो आत्मनिर्भर देश बनी गया, उसके बाद वस्त्र उद्योग के लिए भी कच्चा माल भारत में उत्पादन हो जाता है। पशु चारा उपलब्धता। किसान द्वारा उत्पादित फसलों के अवशेष को सूखे चारे के रूप में किसान संग्रहित करता है, साथ ही खेत में हरे चारे को उगाकर पशुओं को उपलब्ध कराता है, जिससे देश में पशुपालन व डेयरी उद्योग का विकास तेजी से हो रहा है। यानी पशु चारा उपलब्धता ये भी कृषि से हो जाती है। कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चा माल। कृषि पर आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चा माल प्राप्त होता है। भारत में दलहन, तिलहन, वस्त्र, डेयरी, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, फल व सब्जी प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चा माल खेती से ही प्राप्त होता है। मूंग, उड़द, अरहर, चना, मसूर इत्यादि का उत्पादन दाल उद्योग को कच्चा माल प्रदान करता है। इसी तरह तिल, मूंगफली, सरसों के उत्पादन से खाद्य तेल के उद्योग चलते हैं तथा कपास व जूट से वस्त्र उद्योग चलता है। कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चा माल भी कृषि से ही प्राप्त होता है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी कृषि ही है। भारत में अच्छे मानसून से पर्याप्त वर्षा होने पर कृषि उत्पादन अच्छा होता है, जिससे अधिकांश बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो जाते हैं। व्यापार व निर्यात। हमारे देश के फल, सब्जी, पुष्प, अनाज, दलहन, तिलहन के प्रसंस्करण के पश्चात उनका निर्यात किया जाता है, जिससे भारत में काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। देश की आर्थिक विकास में योगदान। जब किसी देश का कृषि उत्पादन बढ़ता है तो घरेलू बाजार में तथा विदेशी व्यापार में इसका लेन देन होता है, जिससे सरकार को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर काफी मात्रा में प्राप्त होता है। भारत में कृषि व कृषि आधारित उद्योग से आर्थिक विकास के उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। तो आज अपन ने बात की एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, एग्रीकल्चर की हिस्ट्री, एग्रीकल्चर की ब्रांचेस, कृषि की शाखाएं, एग्रीकल्चर का स्कोप और उसका इम्पोर्टेंस। तो इन सभी टॉपिक्स पर आज अपन ने बात की। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और नए नए अपडेट के लिए बने रहे एग्रीकल्चर वाला के साथ। आपको धीरे धीरे करके सभी टॉपिक्स पर वीडियो मिलेगी। पहले की कुछ वीडियो है जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस के बारे में है, किसी में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की विज्ञप्ति के बारे में है, जो वैकेंसी आई थी 1100 वैकेंसी, उनकी डिटेल दी गई है। और उसके बाद एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर का जो परिचय है, कृषि का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, उस पर भी वीडियो थी। और अब अपनी ये वीडियो थी भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं, महत्व और क्षेत्र। तो आगे भी आपको ऐसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर वीडियो मिलती रहेंगी। और चैनल को अपना प्यार दिखाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। आज की वीडियो को एंड करते हैं।